युग युगांतर नाटक और संगीतिका के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम श्री सचिंद्र नाथ सेन गुप्त के बंगला नाटक युग युगांतोर का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद M.K. पांडे ने किया। इसके निर्देशक हैं रमेश पाल। तो लीजिए प्रस्तुत है युग युगांतर। शंभू, तू ऐसे क्यों पड़ा हुआ है रे? कुछ सोच रहा हूँ मौसी। क्या सोच रहा है? चित लेट कर आकाश की सोचता हूँ और पट लेट कर पाताल की। और श्यामल तू वहाँ बैठा फिर बैलून उड़ा रहा है? बैलून स्पुतनिक का जनक है मौसी। तेरा सिर। अजी मैंने कहा सुनते हो? कौन? मैं हूँ, मैं। रुपए की जरूरत है शायद? नहीं, रुपए की तो अभी जरूरत नहीं। चलो तब तो प्राण बचे। कल से रुपया तुम अपने ही हाथ में रखो, समझे? तुम ही खर्च करो। खर्च करने के लिए रुपया कल तक हाथ में रहेगा कहाँ? तुम्हारे साथ बात करना तो झक। अरे 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 सुनो तो उससे होकर मत जाओ। 30 वर्षों का अनुराग क्या क्रोध की एक झपेटे ही में नष्ट हो जाएगा? तो बोलो, क्या कहती हो? कुछ कहने के लिए तुम ही तो आई थी ना। मुझे अब कुछ नहीं कहना। जानता हूँ तुम लोग जो कह सुनकर प्राप्त नहीं कर सकती हो उसे रो धोकर वसूल कर लेती हो, किंतु अब कोई रोना धोना मुझे विचलित नहीं कर सकता। समझी? अब तुम पाषाण हो गए। गलत मत कहो कविता की माँ, पाषाण नहीं हुआ हूँ, जल जल कर छावा अवश्य हो गया हूँ। दोनों में अंतर है, उसे समझो। मैं भला क्या समझूंगी? अरे पाषाण होता तो शायद किसी दिन किसी शिल्पी के हाथों में पड़कर मृत्यु जीवन प्राप्त कर लेता, किंतु मैं तो हो गया हूँ छावा, इसीलिए केवल पिता ही पिता है। फिर वही व्यर्थ की बातें। आओ बेटी आओ। तेरी माँ को पाषाण और झावा का अंतर समझा रहा था। वो क्या है? अरे वो तू न समझेगी बेटी। समझा दोगे तो क्यों न समझूंगी। और कुछ हो या न हो, कम से कम BSc तो पास किया ही है। क्यों हंसने क्यों लगे तुम लोग? BSc पास करने की बात कही ना तूने। देख वो फेल मैं भी नहीं हुआ हूँ, फिर भी देख कोई काम न मिल पाने के कारण घर में बैठा बैठा बैलून उड़ा रहा हूँ। और इधर के मैं लेटे लेटे आकाश और पाताल की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। क्यों? अग्नि में मिलन से जन्म हुआ अग्नि में संतान का, अंधकार में शून्य मरु के मत में शत शत अग्नि परिवार घूम रहे दिग दिगांत में। बाबा। घूम रहे दिग दिगांत में। बाबा। मैं व्यर्थ बक रहा हूँ ना, मैं पागल हो गया हूँ ना? नहीं बाबा। ढाका के पुराने वकील पंचानन मुखोपाध्याय जी 5 मुखों से जिरा करते थे, वे आज पागल हो गए हैं ना? नहीं बाबा। नहीं जी नहीं। किंतु तेरी माँ शायद यही कहेगी बेटा। माँ को भी अर्थ में क्यों दोष देते हो? ये सब मैं सहन नहीं। अरे सुनो तो। ढाका से आने के बाद माँ न जाने कैसी हो गई। होने की बात ही है बेटी। सजा सजाया संसार आंखों के सामने नष्ट हो गया, कहने भी एक एक करके साफ फूक दिए। पर कहने का शौक तो माँ को कभी भी नहीं था बाबा। ये क्या मैं जानता नहीं बेटी। सच पूछो तो अपने अपराध की स्वीकृति इस प्रकार व्यक्त हो गई, किंतु एक बात जानती है बेटी। वो क्या बाबा? तेरा जब जन्म हुआ था, न जाने क्या क्या कल्पना करके मैंने तेरा नाम कविता रखा था। आज का दिन होता तो क्या नाम रखते? वंचिता। सर। कौन छुट गया कहाँ पर, नष्ट भ्रष्ट हो गया सभी कुछ, चंद्र सूर्य हो गए चूर चूर। मनुष्य का इतिहास केवल पराजय का ही इतिहास नहीं है बाबा। अपनी योग्यता के बल पर हम लोग अपना स्थान फिर बना लेंगे। घर गया, समाज गया, माया गई, ममता गई,
तो योग्यता क्या रह जाएगी बेटी? और मान लिया वो रह भी जाए तो उसका परिचय देने का अवसर मिलेगा क्या? मिलेगा क्यों नहीं, मुझे तो मिला है। मिला है? हाँ मिला है। सच? सच बाबा। तो ये सुसंवाद अभी तक छिपा कर क्यों रखा था तूने? तू बड़ी दुष्ट है। बाबा मैंने एक नौकरी ठीक कर ली है। क्या ठीक कर लिया है? नौकरी। अच्छा बैठ बैठ, तेरी माँ को पहले बुला लूं। अभी हो सुनती हो? जल्दी से जरा इधर तो आओ। Is there no other vacancy, कविता? क्लार्क न सही, बहरे बहरे की कोई जगह? मैं क्या जानूं? हेलो कविता। ये लो कविता, संध्या भी आ गई। सब लोग बोलो हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा। क्या हुआ पहले बताओ तो। अरे कविता को नौकरी मिल गई है। अब आओ ना, क्या मुंह फुलाए बैठी हो? अब मुंह पर हंसी लाकर बैठो यहाँ। सुनो, हम लोगों की बेटी कविता रानी एक ऐसी सुंदर खबर लाई है जिसके कारण वो गा सकती थी, यद्यपि दिव्य आलोक फैल रहा है तेरा माज। गाँव में शंभू, गाँव में श्यामल, यद्यपि दिव्य आलोक फैला है। ठहरो भागो, बंद भी करो। अरे तुम सब लोग मिलकर मुझे क्या पागल ही कर रहे हो? ठीक ही तो है बाबा, आप ज्यादती कर रहे हैं। Then come out with the top secret. माँ को बता दो ना बेटी। माँ मैंने एक नौकरी ठीक कर ली है। नौकरी? हाँ, नौकरी। इसका अर्थ है गृहस्थी बसाने के लिए रुपए की आमदनी। इसका अर्थ है दुश्चिंता से मुक्ति। इसका अर्थ है मानसिक शांति। अरे अभी तक तुम्हारे मुंह की उदासी दूर नहीं हुई, दंत रुचि कौमुदी विकसित नहीं हुई। क्या बात है, बोलो तो मनमोहिनी। तो अब बेटी की कमाई खानी पड़ेगी। और उपाय भी क्या है? हाथ का पैसा खर्च हो जाने पर बेटी के रुपए से आटा दाल खरीदना ही पड़ेगा। वो अन्न मेरे गले से तो ना उतरे। हाँ, तो हम लोग अलग चूल्हा जला लेंगे। बेटी तो सुख से खा सकेगी और हम लोगों को कभी कभी 2-4 रुपए उधार दे सकेगी, जो तुम लोग कभी वापस ना लौटाओगे। आप तो आज्ञा दीजिए बाबा। नौकरी कहाँ ठीक हुई है पहले वो तो बताना। अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? फाइन। नो श्यामल, इट इज सुपर फाइन। कभी कभी हम लोग घूमने फिरने के लिए वहाँ चले जाएंगे, क्यों? तो नौकरी करने तू अहमदाबाद जाएगी बेटी? आप आपत्ति मत करें बाबा। I must have a free hand in shaping my destiny. योर डेस्टिनी? हाँ बाबा। इतिहास में तो इतिहास तो हम लोग ही रचेंगे बाबा। तो इतिहास में बलि होगी तुम लोगों की। लेकिन यहाँ इस प्रकार पड़े रहने से भी तो आप तो जानते ही हैं बाबा। मेरे जानने न जानने से क्या होगा बेटी, तू अपनी माँ को समझाना। माँ तुम तो आज्ञा दो, मेरी अच्छी माँ। पर तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी बेटी? अच्छा तो तुम सब यहाँ हो। बाबा आओ मेरा, तुम भी आओ। बाबा मुझे 500 रुपए चाहिए। 500? क्या कहता है रे मिहिर? 500 रुपए कहाँ से लाएंगे? तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं चोरी चकारी शुरू कर दूं? उस पर विचार बाद में होगा। फिलहाल सुनो, तुम्हारी बहन नौकरी के लिए अहमदाबाद जाना चाहती है। तो जाने दीजिए, उसकी जो इच्छा हो करे। मेरा क्या, मैं भी अंडमान चला जाऊंगा। ब्रेवो, ब्रेवो माय ब्रेव लैड। तुम अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दे रहे हो। बाप होकर बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हो। और किया भी क्या जाए, तुम तो सब कुछ जानती हो मनमोहनी। पर क्या इन लोगों को तुम समझा नहीं सकते? समझा सकता हूँ, किंतु उससे कोई लाभ न होगा। तो तुम बाप क्यों हुए इनके? पूर्व जन्म में कोई पाप किया था, इसलिए। ये लोग अहमदाबाद जाएंगे, अंडमान जाएंगे। और जाएं भी कहाँ आखिर? तो घर गृहस्थी की भांति मेरे बच्चे भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इतिहास की धारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम्हारे बच्चों को ठेलती हुई पड़ रही है मनमोहनी। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो क्या ये बेचारे यूं ही नष्ट हो जाएंगे? शायद हो जाएं, ये भी संभव है कि संभल जाएं और प्रतिष्ठा प्राप्त करें। हम लोगों का जो हुआ सो हुआ, किंतु हम लोगों के बच्चों का तो ठीक ठिकाना होना ही चाहिए। जगत की आत्मा पुकारती है रो रो कर, मुझे नूतन दे दो। बाबा। प्रतिदिन बढ़ती है आशा, बाबा। प्रतिदिन टूटती है देह, माँ तुम अंदर जाओ ना। प्रतिदिन क्षीण होती है। तो मैं माँ तुम रुपए की बात मत भूलना। मैं पोर्ट कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ। कविता के माँ बाप को क्या हो गया है?
लड़के लड़की की नौकरी लगी है तब भी इन्हें कोई खुशी नहीं है। उनकी कुलीनता पर आघात जो हुआ है। अरे ये तुम्हारे हाथ में चाय की केतली क्यों है? सब समझ जाओगी, जरा धीरज धरो। पहले उस मेज से कप्स एंड सॉसेस तो उठा लो। तुम जानता था तुम लोग चातक की पिपासा लिए बैठे हुए हो, इसीलिए अपने हाथ से चाय तैयार करके ले आया। पहले मेरा कप दे दो। श्यामल, शिवलरी मत भूलो। सबसे पहले संध्या। कविता जो यहाँ नहीं है। पहले मेरा कप दे दो ना। ओ लो भाई लो, चाय पियो और बैलून उड़ाओ। भाई मुझे दो, मुझे घबराओ मत, मित्र अभी बहुत है। बोलो कैसी बनी है? अमृत। संध्या, हनी डियर। शंभू, सुधा भी कहा जा सकता बस ये रहा बेकारी की समस्या का समाधान। हम लोग चाय की एक दुकान खोलेंगे। किंतु बेकार से में फूट जो पड़ रही है अशोक। क्या सचमुच ऐसी अशुभ घटना हो रही है? कविता नौकरी लेकर अहमदाबाद जा रही है, तुमने नहीं सुना? नहीं तो। और उसके भैया मिहिर जा रहे हैं अंडमान। मिहिर झूठ बहुत बोलता है, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं। और कविता की बात का? वो अगर वाकई जाना चाहती तो चारा भी क्या है। अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, किंतु तुम तो कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? उसका रास्ता रोककर कह सकते हो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अथवा कह सकते हो जो जाना ही चाहता है उसे जाने दो। वंडरफुल, वंडरफुल अशोक। उधर तो देखो अशोक, कौन आ रहा है? आओ कविता, एक कप चाय लो। चाय मैंने छोड़ दी है। क्यों? अहमदाबाद में क्या चाय नहीं मिलेगी? तुमने कहाँ सुना? इन लोगों ने नहीं बताया। सुनकर खुशी हुई ना? बहुत। ये सुनकर कि मैं जा रही हूँ? नहीं, चाय तैयार करने में उस्ताद हो गया हूँ, इसलिए। मेरे हाथ की बनी चाय ने इन लोगों को तृप्त कर दिया है। अब सोचता हूँ चाय की एक दुकान खोलकर बेकारी की समस्या का समाधान करूंगा। किंतु चाय की दुकान खोलने के लिए भी तो रुपए चाहिए। वो तुम देना। मैं? ठीक ही सुना है तुमने। हाँ तुम ही। मैं रुपए कहाँ से दूंगी? अहमदाबाद वाली नौकरी से। उससे तो महीने में केवल 200 रुपए तो ही उसमें से 100 हम लोगों को दे देना। और माँ बाप को? उन्हें कुछ मत देना। तो वे लोग क्या भूखों मरे? गंभीर होने की आवश्यकता नहीं कविता। तुम समझती हो कि तुम्हारे रुपए हम लोग सचमुच ही चाहते हैं? चाय की दुकान से पेट भले ही चला लूं, जीवन न चला सकूंगा, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। जीवन को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी तो मैं नहीं समझ पाती। उसे समझ सकें इसीलिए तो भाग्य विधाता ने हमें पथ पर भिखारियों की भांति खड़ा कर दिया है। यह भी तो रहस्यमय ही लगता है। पथ पर पैर बढ़ाए बिना जिस प्रकार व्यक्ति मोक्ष का कोई संधान नहीं पाता, उसी प्रकार समाधि भी मुक्ति की अधिकारिणी नहीं होती कविता। ये सब दार्शनिक बातें हम लोग बहुत सुन चुके हैं, अब हम भी बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि बहुत कुछ सुनकर भी तुम कुछ नहीं समझे। सुनकर समझने लायक प्रयत्न के लिए हमारे पास समय कहाँ? बेकार को समय का क्या अभाव? बेकार? बेकार तो तुम भी। इसीलिए तो सोचने के लिए इतना समय पाता हूँ। इसका कारण यह है कि मकान बेचकर जो रुपया तुमने पाया था उसमें कुछ अवशेष है। यदि मित्र लोग इस प्रकार अभावग्रस्त ना होते तो शायद कुछ और रुपया बच सकता। तुम्हारा संकेत हम लोगों की ओर है ना? तुम्हारे अभाव की मैंने उपेक्षा नहीं की संध्या। किंतु तुम हम लोगों की तो उपेक्षा कर रहे हो ना। अंतर केवल इतना ही है कि तुम मकान बेचकर कुछ रुपया प्राप्त कर सके हो और हम लोग नहीं कर सके। नहीं, अंतर और भी है। वो क्या? तुम लोग मेरी तरह चाय नहीं बना सकते, मेरी तरह चित लेटकर दुनिया को अंगूठा नहीं दिखा सकते, और मेरी तरह कविता से प्रेम नहीं कर सकते। उस प्रेम का तो इतना ही मूल्य है कि कविता तुम्हें अंगूठा दिखाकर चली जा रही है। छी संध्या, तुम जो करने जा रही हो उससे अधिक तो मैंने कुछ नहीं कहा। क्या करूंगी क्या ना करूंगी ये निश्चित करने के लिए तुम लोग समय भी कहाँ दे रहे हो? तो यूं क्यों नहीं कहती कि तुम इस समय अशोक के साथ एकांत में विचार विनिमय की सुविधा चाहती हो? तो फिर साफ क्यों नहीं कहती कि तुम लोग जाओ अपना रास्ता ना। अच्छा भाई, हम लोग जाते हैं, किंतु लौटने में देरी ना करना। कविता के पिताजी ने एक काम की स्कीम सुनाने के लिए कहा था। और हाँ, ये स्लिपें लिए जाओ, मोड़ के होटल पर दिखाने से होटल वाला खिला पिला देगा, पैसे नहीं मांगेगा। धन पुत्र सहित लक्ष्मी प्राप्त करो अशोक, और हमारे अन्नदाता के रूप में जाओ, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। क्यों श्यामल? ये लोग दिन पर दिन न जाने कैसे हुए जा रहे हैं। उनकी बात जाने दो, अपनी कहो। मैं तो अहमदाबाद जा रही हूँ। जाने की इच्छा हुई है तो जाओ। तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय की जरूरत? जरूरत तुम्हारे लिए भले ही न हो, मेरे लिए तो है। तुम अपने माता पिता की मत की उपेक्षा करने के लिए तैयार हो? हाँ, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे जीवन का स्वप्न। रुपए देकर कर्तव्य तो पूरा किया जा सकता है, किंतु तुम्हें खोकर मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी राय की उपेक्षा मैं नहीं कर सकती। तो बताओ, दोगे ना अपनी राय? नहीं। इतने अनुरोध के साथ मांगी तब भी नहीं? इतने अनुरोध के साथ मांगी इसीलिए तो मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तुम आज भी मुझसे प्रेम करती हो,
ये संकेत देकर तुमने मुझ पर एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का भार डाल दिया है। कैसा उत्तरदायित्व? तुम्हें महिमामयी बनाने का उत्तरदायित्व। पर महिमामयी में कैसे हो सकती? क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर कविता। माँ बाप के कष्ट मिटाने का प्रयत्न क्या क्षुद्र स्वार्थ है? निश्चय ही नहीं कविता। परोपकार तो वहीं से शुरू होता है। कोई माँ बाप किसी दुर्योग का शिकार होकर असहाय ना हो। तुम्हें भी अपने माँ बाप की स्थिति समझकर ही समुचित व्यवस्था करनी होगी। इसी से मनुष्य महिमान्वित होता है। तुम कहती हो मुझे पाकर तुम्हारा जीवन स्वप्न रंगीन हो उठा है। मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने सारे स्वप्नों, सारी आशाओं, सारी साधनाओं के साथ तुम्हारा संबंध निभाऊं। तुम मेरी प्रियतमा तो हो ही, इससे और भी अधिक हो। तुम हो मेरी प्रेरणा। तुम्हारा दैहिक सौंदर्य, मन का ऐश्वर्य, चित्त का माधुर्य मुझे आकर्षित करते हैं, किंतु इन्हें भोगने की कल्पना करके मैं आनंदित नहीं होता। तो क्या तुम मुझे दान कर देना चाहते? नहीं नहीं कविता, इतना निस्वार्थ में नहीं। तब तुम न होती नारी सुकुमार, तो लेकर फिरता मैं दूर दूर तुम्हें हे सुंदर गुणागार। श्री राधा नारी थी, इसीलिए उनके क्षोभ से यमुना के दोनों तटों को बहा ले जाने योग्य प्रेम प्रवाहित हुआ था। किंतु मैं तो नारी नहीं, इसीलिए एकांत में तुम्हारे सम्मुख प्रेम निवेदन करके मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। तुम्हें पास में रखकर देश देशांतर में भटकना चाहते? हाँ हाँ। नर नारी का प्रेम जब दो जीवनों का अतिक्रमण करके सब नर नारियों के मन को प्रफुल्लित करने लगता है, तभी वो संजीवनी सुधा बनता है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी का स्मरण करो कविता, जिसने युग युग में रिडेम्पशन की प्रेरणा दी है। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही। तो अहमदाबाद न जाकर मेरे पास रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। नहीं, मैं न समझ सकूंगी। क्यों नहीं? दुख के घन अंधकार के अतिरिक्त मुझे चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देता। सवेरा होने के पहले ही अंधकार अधिक गहरा होता है। विश्वास करो कविता, सवेरा होगा, अंधकार मिटेगा और मनुष्य के चेहरे पर हंसी दिखाई देगी। पर कब? उस दिन जब हम दोनों का प्रेम अपनी चरम परिणति पर पहुंचकर मानव प्रेम का रूप ले लेगा। नहीं नहीं अशोक, तुम आदर्श के कुहासे से मुझे आच्छन्न रखने का प्रयत्न मत करो। मुझे नौकरी मिली है, उसे करने दो। बेटी शायद अहमदाबाद जाने की बात कर रही है। जी हाँ, कविता कहती है उसे अहमदाबाद जाना ही होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसे जाना ही होगा। तो आप उसे जाने देंगे? पर यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं उससे प्रतिज्ञा करा लूंगा कि वो चाहे जहां रहे, चाहे जिस रूप में रहे, आग को प्रज्वलित रखेगी। तो आप अपनी संतान को उसी ध्वंस मंत्र की दीक्षा देंगे? तुम उत्तेजित क्यों उठे? तुम भी तो एक दिन क्रांति में विश्वास रखते थे ना? वो तो मैं आज भी रखता हूँ। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। विप्लव से मैं डरता नहीं बाबूजी। खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, किंतु आज ये प्रमाणित हो गया है कि युद्ध अथवा विद्रोह बलात्कार है। सामाजिक अथवा अर्थनीतिक विप्लव सफल नहीं हो सकता। विजयी विजेता को युद्ध द्वारा दबाकर नहीं रख सकता। जिस विप्लव की आज जरूरत है वो त्याग द्वारा सफल होगा, सारी जाति के समग्र प्रयत्न द्वारा सफल होगा। त्याग, त्याग, सब कुछ खोकर रास्ते का भिखारी बनकर खड़ा हुआ हूं। अब और क्या त्याग करूंगा? बोलो बोलो। बड़े बाबू घर में हैं? कौन? जी मैं जगन्नाथ हूँ। जगन्नाथ? ओह, जगन्नाथ तू है? अरे बाहर क्यों खड़ा है? हाँ भीतर चला। अरे ये क्या लाया है सिर पर? खेत की पहली फसल है बाबूजी, थोड़ी सी ले आया हूँ आपके लिए। देखूं तो। पालक, लौकी, बैंगन, कुमड़ा, वाह वाह, अच्छी फसल हुई है जगन्नाथ। आपकी दया है बाबूजी। बिटिया रानी, इसे भीतर ले जाइए। ले जाओ बेटी। देखो ये सब अपनी माँ के पास ले जाओ। हैं? अरे बैठ बैठ जगन्नाथ। हाँ बता, आराम से है ना? ब्राह्मण देवता की कृपा से दिन कटते जा रहे हैं बाबूजी। एक दिन आपको अपने खेत में ले जाऊंगा, देखकर खुश होंगे आप। जरूर जरूर, तुम लोग आनंद से रहो, बस मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। क्या कहें बाबूजी, घर में नया बच्चा होने से जैसी खुशी होती है, खेत में नई फसल होने से भी वैसी ही खुशी होती है। धान, मसूर, मटर, लौकी, कुमड़ा, ये सब भी बच्चों की ही भांति हैं बाबूजी। ये भी हंसते हैं, हाथ पैर हिलाकर बातें करते हैं,
मानो नए बादल हो। अरे अरे, तू तो कवि हो गया है जगन्नाथ। ठीक ही तो कहता हूँ बाबूजी। गांव में तारापत ठाकुर की कितनी ही बातें सुनता था। कृष्ण के वियोग में आतुर राधा की बातें। कृष्ण को खोकर राधा बिलखती फिरती थी, रो रो कर कहती थी, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। किंतु कृष्ण कहीं नहीं मिलते थे। राधा कभी इधर भटकती थी, कभी उधर, और नटखट श्याम अपने कदम तरु के नीचे खड़े रहते थे। राधा कदम तरु को पकड़कर अंत में कहती है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सके श्याम, तुम्हें इस कदम तरु में पा जाती हूँ, तुम्हें पा जाती हूँ नौवन में, तुम्हें पा जाती हूँ यमुना के जल में। अरे ठहर ठहर, ज्यादा मत बन। नहीं नहीं, कहते रहो जगन्नाथ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही। तारापत ठाकुर बोलते जाते थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। अपना देश छोड़कर आने के बाद मेरी दशा भी विरहिणी राधा की बात हो गई थी बाबूजी। रात दिन बस रोता रहता था। आखिर जमीन मिली, फिर से खेती शुरू की, और आज दोनों आंखों से अपने खेत की ओर जी भरकर ताकता और संतोष की सांस लेता हूं। बाबूजी, कभी कभी ऐसा लगता है कि लताएं हाथ हिला हिला कर मुझे बुला रही है। मैं भी तारापत ठाकुर की भांति आंखों में आंसू बहाते हुए कहता हूं, तुम्हें पाया धान की कोपल में, तुम्हें पाया झील के जल में, तुम्हें पाया कदम की डाल में। सच कहता हूं बाबूजी, अब मुझे कोई दुख नहीं है। इसकी बातों का मर्म कुछ समझ पाते हो अशोक? कुछ कुछ तो समझ रहा हूँ बाबूजी। तारापत ठाकुर गाते थे, याद आती है तुम्हारी श्याम, तो ताकता हूँ वृंदावन की ओर। अस्त व्यस्त रहते हैं केस, बहाते हैं जल केवल त्रिगचोर। बाबूजी, राधा जानती थी कि उनका सुख आनंद सब नष्ट हो गया है, किंतु उनका वृंदावन तो नष्ट नहीं हुआ है। हम लोग भी जानते हैं कि धूप हो चाहे मेघ, मिट्टी तो रहेगी ही। ये मिट्टी ही तो हमारा वृंदावन है बाबूजी। इसीलिए हम लोग सुखी हैं, इसीलिए सुखी हैं हम। सुन रहे हो अशोक? मैंने सब ध्यानपूर्वक सुना है बाबूजी। क्या समझे? मिट्टी के साथ संबंध होने के कारण इसके जीवन का मूल शिखर रस प्राप्त करता रहता है। ये तो मेरी ही बात है। वो केवल रस ही नहीं प्राप्त करता, उसकी जीवन नौका को एक लंगर भी मिल गया है, वो है भक्ति। इसीलिए उसकी कल्पना का वृंदावन और उसके खेत की मिट्टी एक रूप हो गए हैं। हम लोग तो लंगर विहीन नौकाओं की भांति हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ, तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे? बोलो। जी बाबूजी, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं जगन्नाथ। मैं तुम्हारा शिष्य होना चाहता हूं। तुम्हारा वृंदावन तो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे तुम लोग इतनी देर कहाँ थे? अब बैठो। अरे आप एक स्कीम सुनाना चाहते थे ना? मैंने ऐसा कहा था क्या? हाँ, बोलो ना अशोक। क्यों अशोक, चुप क्यों हो? क्यों कविता? अशोक अब तुम लोगों से न बोलेगा। क्यों? अब वो जगन्नाथ का चेला बनेगा। जगन्नाथ का चेला? हाँ, मैं प्रतिष्ठा के पथ को देख पाया हूँ। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? कहाँ? खेतों की ओर। वहाँ हम लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। ये वहीं हमसे रहेंगे। नहीं होगा। क्यों ना होगा? इसके लिए थोड़ी हम लोगों का जन्म हुआ है। तो गोया उसके लिए शायद जगन्नाथ का ही जन्म हुआ है। अवश्य। ठीक जानते हो। हाँ, नहीं तो इतना प्रयत्न करने पर भी उन लोगों को आदमी क्यों ना बना सके? तुम उन्हें आदमी नहीं बना सके, यही गनीमत है। कहीं बना पाते तो सारी जाति मर जाती। सुनो, पथ और मत पर हम लोगों ने बहुत तर्क वितर्क कर दिया है, किंतु ये तर्क वितर्क सत्य की उपलब्धि के लिए नहीं हुआ। जीवन की मांगों से किनारा कशी करने के लिए ही तो ये सब तर्क वितर्क हुआ। जगन्नाथ ने ये नहीं किया, इसीलिए दुख को दूर रखकर सृष्टि के आनंद से वो अपने मन को भर सका है। कौन? ये जगन्नाथ? हाँ, यही जगन्नाथ। आओ हम लोग इसी को अपना गुरु बनाएं। यानी इस जगन्नाथ को? हमारे इंग्लिश और फिलॉसफी के प्रोफेसर ये सुनेंगे तो लज्जा से आत्महत्या कर लेंगे। वे क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, किंतु हम लोग बच जाएंगे और राष्ट्र भी बच जाएगा। तुम क्या सच बोल रहे हो? क्या यही हम लोग के निस्तार का एकमात्र रास्ता है? हमारा निजी निस्तार महत्व की बात नहीं है कविता, महत्व है राष्ट्र के निस्तार का। इस विज्ञान के युग में तुम पीछे लौटने के पथ को निस्तार का पथ बता रहे हो? विज्ञान ही तो भरोसा है। डीजल इंजन, वैश्विक डायनेमो, सिंचाई की प्रणाली, इन सब के साथ संवेद प्रयास विश्व का रूपांतर कर देगा।
ये कहानी की बात है या स्वप्न की? ऐसा क्यों कहती हो कविता? तुम तो विज्ञान की छात्रा हो, विज्ञान पर तुम्हारी आस्था नहीं है क्या? विज्ञान का सहारा लेकर उन्नत हुए देश बहुत पहले ये सब कुछ कर चुके हैं। इसके बाद आ रहा है आणविक शक्ति का युग, मनुष्य के परम ऐश्वर्य का युग। हाँ हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी का युग, महाअग्नि जल लुठी भयंकर, आकाश का अनंत हृदय, अग्निमय अग्निमय अग्निमय, महाअग्नि जल लुठी भयंकर, जगत हुआ है महाचितानंद, जगत हुआ है महाचितानंद। तो जैसे मैं यूं ही बक रहा हूं, अच्छा मैं चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं, तुम लोग बातें करो, बातें करो। मैं चलूं बाबूजी? अरे अभी कैसे जाएगा रे, अभी मलकिन से मिलना है ना। बेटी इसे भीतर ले जा, भीतर ले जा। आओ जगन्नाथ भैया, मेरे साथ आओ। चलो बिटिया। बोलो शंभू, बोलो, तुम लोग क्या करोगे? हम लोग इस जगन्नाथ का ही अनुसरण करेंगे। करोगे? ना करने पर तुम्हारे पागलपन से रिहाई कैसे मिलेगी? हम लोगों के प्राण तो कछुए की भांति हैं, खोल के अंदर हाथ पैर सिकोड़कर बच जाएंगे। हम लोग अशोक के मत का पालन करते हुए जगन्नाथ का ही अनुसरण करें। आओ शंभू, आओ संध्या। तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा मलकिन से कह रहा हूँ कि वो जगन्नाथ को कुछ खिला पिला दे। अच्छा मैं चलता हूँ। अब सच बोलो अशोक, तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ वो तो कह ही दिया है। आज ही पथ पर पैर बढ़ाऊंगा और इसी क्षण। और कपड़े भी ना लोगे? जाते समय घर से झोला ले लूंगा। केवल झोला लोगे? बगल में वैष्णवी को ना लोगे? अब भी कविता की बात जानना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं भी नारी हूँ, मैं नारी के मन को जानती हूँ। कविता को मैंने पहचान लिया है। तब इस अभागे के साथ अपरिचित पथ पर कौन पैर बढ़ाएगा? यदि मैं कहूँ कि मैं एक पैर से तैयार खड़ी हूँ, तब तो मैं इस सांत्वना के साथ जाऊंगा कि कम से कम एक नारी ने तो मुझे पागल नहीं समझा। लेकिन तुम केवल सांत्वना को साथ लोगे, मुझे नहीं। मेरे पथ को तुम अपना प्रकाश पथ न बना सकोगी संध्या। तुम क्या सोचते हो कि मैं कविता की भांति आधुनिका नहीं बन सकती? तुम्हारी आधुनिकता से तो मैं यूं ही स्तंभित हूँ। अर्थात? यदि मैं कहूँ कि तुम अभी तक प्रेम निवेदन कर रही थी तो क्या तुम नाराज होगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर विवेक का उदय हुआ है, ये जानकर मैं आशान्वित तो होगी। सोच कर देखो संध्या, तुमने एक बार भी मेरे स्नेह का स्पर्श नहीं किया, एक बार भी दीर्घ निश्वास नहीं फेंका, केवल तर्क किया है। प्रेम का जन्म उत्कट भावना से होता है और वो तुम में है ही नहीं, अत्याधुनिकता में वो नहीं होता। रहने दो, मनोविश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े वकील की बेटी नहीं हूँ, बीएससी में ऑनर्स भी मुझे नहीं मिला, जोड़ तोड़ बैठाने का कौशल भी मुझ में नहीं है, इसीलिए तुम उपेक्षा पूर्वक मुझे ठुकरा सके। रो मत संध्या, रो मत। मैं पहले से ही जानता था कि ये होगा। क्या जानते थे? मुझे क्या हुआ है? हिस्टीरिया। हिस्टीरिया? किसी डॉक्टर से पूछ देखो। तुम मनुष्य भी नहीं हो, पत्थर भी नहीं हो, तुम पशु पशु पशु। बापों के रक्तचाप और बेटियों के हिस्टीरिया, ये रोग स्वाभाविकता के लक्षण हैं। शायद अंत में कविता अहमदाबाद में जा सकेगी, क्यों अशोक? वो तो कविता जाने बाबूजी। कविता की अवस्था में कविता की माँ कविता की भांति जिद न पकड़ सकती थी। किंतु वे तो कहती थी कि 9 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। और मैं भी तुम्हारी उम्र में कविता की माँ की खुशी नाराजगी के प्रति उदासी न रह पाता था। ये जलपान कर। बेटी, अरे ये जलपान किसके लिए लाई है? माँ ने भेजा है अशोक के लिए, इन्होंने सारे दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा तो तुम यही बैठकर उसे खिला दो, और नहीं तो तेरी माँ कहेगी कि मैंने ही सब खा डाला। अच्छा ये माँ ने भेजा है या तुम उनसे कहकर लाई हो? तुम्हें जलपान मिला है, खा लो। तुम्हारी माँ के स्नेह और तुम्हारे प्रेम ने इस मिठाई को अमृत बना दिया है। सोचता हूँ इसे यहीं खा लूं या झोले में रखकर पथ के संबल के रूप में ले जाऊं। तो तुम जाओगे ही? और तुम? मैं भी जाऊंगी। मेरे साथ? नहीं, अहमदाबाद। तुम्हारा मंगल हो। ये क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, तुम भी कहो, मेरा मंगल हो। मैं तो न कह सकूंगी। क्यों? तुम आत्महत्या करने जा रहे हो अशोक। आखिर तुम्हारे मन में ये संदेह क्यों पैदा हुआ? तुम जिन लोगों के पास जा रहे हो, वे तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी मानवता को कोई मूल्य न देंगे। वे तुम्हें या तो पागल कहेंगे या निर्बल, और उनकी बात सोच सोच कर तुम अपनी प्रतिभा, अपना जीवन तिल तिल नष्ट करोगे। क्या ये आत्महत्या न होगी? जिन्होंने बुद्ध को समझा था, जिन्होंने चैतन्य को समझा था, उस दिन जिन्होंने महात्मा गांधी को समझा था, और आज भी जो विनोबा जी को समझ रहे, वे क्या मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को ना समझेंगे? मैं तो केवल यही चिंता करता हूं कि क्या मैं उनके मन को आकर्षित कर सकूंगा। इसमें तुम्हारी शुभेच्छा चाहता हूं।
तुम्हारे सिवा मेरी मंगल कामना करने वाला और कौन है कविता? जिस समाज में मनुष्य हुए, जिस समाज में प्रस्फुटित हुए, उसका तुम पर कोई दावा नहीं है क्या? है क्यों नहीं कविता, किंतु हमारा समाज हम सबको स्थान नहीं दे पा रहा है। आज अधिकांश लोग हमारे समाज के बाहर है, हमारी संस्कृति के बाहर है, हमारे स्वप्न के बाहर है। वे असहाय होकर पड़े हुए, किंतु वे ही राष्ट्र के मेरुदंड हैं। हम लोग यदि अपने हृदय का आवेग लेकर, अपने आन विज्ञान की अभिज्ञता लेकर, अपने विद्रोह की प्रवृत्ति को लेकर उनके बीच में जाकर उनके साथ घुल मिल सकें, तो श्रेणी के रूप में हमारा अस्तित्व भले ही मिट जाए, राष्ट्र के रूप में वो बचा रहेगा। वही होगा हमारे मध्य वर्ग की ह्रासोन्मुख संस्कृति का अंतिम दान, सब युगों का सर्वश्रेष्ठ दान। तुम्हारा यह आदर्श मैं समझ नहीं पा रही। समझ तो पा रही हो कविता, किंतु प्रेरणा नहीं प्राप्त कर रही। तो बोलो, मैं क्या करूं? आसानी से जो कर सकती हो वही करो। तुम नौकरी के लिए अहमदाबाद जाओ। और तुम? मैं अपने पथ पर आगे बढ़ूंगा। मैं यदि अहमदाबाद न जाकर इसी प्रकार यहीं रह जाऊं, फिर तो तुम जाने का संकल्प त्याग दो। ये तो वही प्रेम होगा जो लोगों का गला पकड़कर उन्हें नदी में डूबने के लिए या विष खाकर मरने के लिए बाध्य करता है। ये बड़ा संकीर्ण प्रेम है कविता। तुम अपने पथ पर कुछ दूर बढ़ने के बाद फिर पीछे मेरी ओर ताकोगे। तुम्हें देखने के लिए मुझे पीछे नहीं घूमना होगा कविता। क्यों? व्यक्तिगत रूप में तुम भारत के पश्चिम प्रांत में रहोगी यदि अहमदाबाद गई तो, और मैं रहूंगा पूर्व में। बीच में कितनी ही नदियों, पहाड़ों, जंगलों का व्यवधान रहेगा, किंतु पूर्व में मेरा उदय यदि कभी हुआ तो उसका रक्तिम रंग तुम ही दोगी मेरे अंतर की छद्मबद्ध कविता। थक जाओ, तुम्हारा मंगल। और तुम? थोड़ा ठहरो, बैठ जाओ। अचानक आंधी आ गई। आंधी ही तो हमारी सहयात्री है कविता। याद नहीं है तुम्हें, एक बार हम लोग पद्मा नदी पार कर रहे थे, उसी समय ठीक ऐसी ही आंधी उठी थी। हमारा जीवन मंगलमय। चलो चलो, देखो शायद अशोक ने तुम्हारी बेटी का मन बदल दिया है। शायद हमारी बेटी अब अहमदाबाद न जाएगी। आओ। ये क्या, कहाँ गए सब? बेटी तो वहाँ खिड़की के पास खड़ी। हाँ हाँ, किंतु अशोक? उसी से पूछो ना। बेटी, बेटी, अशोक कहाँ है? कैसी लड़की है, जैसे सुना ही ना हो। बेटी, कविता बेटी। क्या बाबा? अशोक कहाँ गया? चला गया। तू कैसी लड़की है, उसे रोक भी ना सकी। मुझे दोष मत दो माँ, लड़कों को पकड़ना मेरा काम नहीं है। अशोक चला गया इस आंधी पानी में? अकेला कहाँ गया? जनारण्य में। अकेले? हाँ, अकेले। पथ पर जो अकेले पड़ता है, उसका हाथ पकड़कर बहुत से लोग उसे छाती से लगा लेते। हर युग में ऐसा ही हुआ, हर युग में, युग युगांतर में। युग युगांतर नाटक और संगीतिका के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आपने श्री शचीन्द्र नाथ सेन गुप्त के बंगला नाटक जुग जुगांतोर का हिंदी रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे N.K. पांडे। इसमें जिन कलाकारों ने भाग लिया उनके नाम हैं अशोक यज्ञदेव पंडित, कविता माया बहाल, पंचानन मुखोपाध्याय, P.N. श्रीवास्तव, मनमोहिनी प्रमोद बाला, संध्या कुसुम सेठ, जगन्नाथ संतराम, श्यामल राजेंद्र श्रीवास्तव, शंभू केल दुआ और मिहिर के सिंह। इसका निर्देशन रमेश पाल ने किया। ये नाटक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया।